हाय, कैसे आप सब लोग। आप सबका स्वागत है विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में और मैं हूं आपका एजुकेटर दिव्य। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एग्ज़ाम की जिस एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो एक एक साल तक पढ़ाई करते हैं और उसमें भी बीच में अगर उनका नहीं निकलता है, क्वालिफाई नहीं होता है तो वो उसके लिए ड्रॉप भी लेते हैं। हाँ जी, आज हम बात करने वाले वही नीट एग्ज़ाम की जो अभी 3 ऑफ द मे को आने वाली विथ इन द 50 डेज। ठीक है, तो आज हम उसको अनफोल्ड करेंगे कि भाई किस तरीके से हमें जो कैसी स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे हम नीट को क्रैक कर सके। देखिए, पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है कि जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, जिसमें आपको पास या फेल की बात नहीं होती, वहाँ पे क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई की बात होती है। वहाँ पे कट ऑफ पे सभी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, एक और प्रिपरेशन करना होगा। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे नीट 2026 की, जो कि 3 ऑफ द मे को है। ठीक है, जो आपके 2 से 5 PM के बीच में होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले की पॉइंट कौन कौन से, एक तो सिलेबस, NCERT और जो भी नीट का सिलेबस जो भी नीट ने 2026 के लिए जो भी पब्लिश किया है, उसमें दोनों में क्या चीज़ें हमें कैसे करनी चाहिए, PYQ हमें करनी चाहिए, मॉक टेस्ट करनी चाहिए, ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है और समरी क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए, ये मैंने टाइमिंग और जो भी चीज़ें हैं, डेट, वो मैंने इसलिए रखी है। आई नो कि आप सबको ये सब पता है, बट ये चीज़ रखने का रीज़न ये है कि हमें पता होना चाहिए कि विद इन द 50 डेज हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए हम पूरे साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक भी मिस्टेक होगी तो हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। और जो हमारा गोल है या जो भी हमारा ड्रीम है कि हमें MBBS करके डॉक्टर बनना है या फिर अच्छी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, लाइक एम्स और वॉट एवर विद द जो भी अच्छी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें, तो वो अचीव नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए पहले तो सिलेबस और द NCERT। देखिए, सिलेबस इज़ द की। जो भी ऐसी एग्ज़ाम्स होती है स्टेट लेवल की या फिर नेशनल लेवल की एग्ज़ाम, उसके लिए उसका जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो उसे कंडक्ट करवाती है, वो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस सिलेबस को कभी छोड़ना नहीं। उसमें जो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, उन सभी टॉपिक को हमें इस तरीके से अच्छे से याद करना है, विद द कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना है, विद द कॉन्सेप्ट याद करना है, जिससे उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सके इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है, कई लोग बोलते हैं कि NCERT, देखिए NCERT में जो भी चीज़ें हमें लाइन्स वगैरह सबकी चीज़ें मिली जाती है, वो इतनी, जो हम बात करते हैं ना, कि वो इतना डेप्थ में नहीं होता कि जिससे हम एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वालिफाई कर सके। हाँ, NCERT इंपॉर्टेंट है, उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो इतनी भी उस चीज़ को हमें नहीं करना है कि सिर्फ NCERT पढ़ के होगा, ऐसा नहीं है। NCERT में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जितनी डेप्थ होनी चाहिए एक्चुअल में उतनी डेप्थ नहीं है। तो हमें सिर्फ NCERT पे डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि जो भी हमारा सिलेबस है, जो कि हमें NDA ने प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस को हमें टॉपिक वाइज देखना है और उसके ऊपर ही डिपेंड रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए साइंस में आप मगअप नहीं कर सकते। मगअप करना मतलब कि रट्टा मारना। रट्टा मारने से आप किसी भी साइंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, अंडरस्टैंड द नीट सिलेबस। मैंने फिर से वही बात इसलिए क्यों बारंबार मैं क्यों इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ नीट सिलेबस का, क्योंकि देखिए मैंने भी कई नेशनल लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, गेट नेट वगैरह, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि उनका जो सिलेबस है वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अगर उस सिलेबस से आप भटके और दूसरी चीज़ें करने गए, ठीक है, दूसरी किसी बुक्स को पढ़ने गए जो सिलेबस से बाहर है, तो फिर आपका क्वालिफाई नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, यूजर फ्रेंडली आपको लर्निंग रखनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि अब क्या होगा वैसे वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो जब भी हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के सिलेबस की हमने बात किया, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम बात करते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि नेशनल लेवल की या फिर जो भी एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल की, उस सब में PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि आप उन लोगों की मेंटालिटी जानना चाहते हैं, जो एक टीम होती है पर्टिकुलर, जो उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनाती है, उस एग्ज़ाम की पैटर्न को फ्रेम करती है। अगर आपने उन लोगों की मेंटालिटी समझ ली तो ही आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और यही चीज़ है, सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब नहीं है, आपको क्रैक करना है, आपको टॉप रैंक में आना है। ठीक है, यही इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आपको नीट में स्टैंड आउट करना है अच्छी तरीके से, तो आपके उसके लिए आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और उस तरीके से आपको देखिए, फॉलो द ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का मतलब क्या है। जब हम पहले की बात करते थे तब क्या करते थे लोग कि जो भी चीज़ें होती थी, ठीक है, उसे उसके पीवाईक्यू से ही सोल्व करते थे। आज लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के, और सभी इंस्टीट्यूशन ऐसा दावा करते हैं कि भाई हमारी मॉक टेस्ट अच्छी है, आप उसे परचेस कीजिए, आप उसे लगाइए। पर मेरा ये मानना है कि जब भी बात ऐसी एग्जाम की आती है तो आपके लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छी कोई भी मटेरियल नहीं है, उसके सिलेबस से अच्छा कोई आपके लिए कंटेंट नहीं है, और उसके पीवाईक्यू से अच्छा कोई आपके लिए मटेरियल नहीं है। जैसे ही आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि उस लेवल के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी पर्सन, जो भी उस टीम जो भी क्वेश्चन बनाती है, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करती है, वो किस तरीके से फ्रेम करती है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए आपको, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको 10 साल का, 10 ईयर का जो आपके क्वेश्चन पेपर है नीट के, उसे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते एक ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं। नहीं, 10 साल का पेपर लीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, और वो मैं आपको करके दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, वो मैं आपको करके दूंगा। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो भी करिए, आप अपने मॉक टेस्ट में टाइम वेस्ट न कीजिए। अगर उस मॉक टेस्ट में आपके पीवाईक्यूज है तो ही आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, बाकी अटेम्प्ट मत कीजिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट आपको ऐसा बोलती है कि ये अच्छा है, इतना अच्छा नहीं होता। देखिए, पीवाईक्यू से ऊपर किसी की भी मॉक टेस्ट नहीं हो सकती, कैसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सिलेबस से ऊपर भी कुछ नहीं है, और पीवाईक्यू से ऊपर भी कुछ नहीं है। और जहाँ तक हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की या कुछ ऐसे चीज़ें की कि जो हमें पता चलती है, ठीक है। देखिए, पहली यहाँ पे बात हो गई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। हमें पता है कि एवरेज अगर हम देखें तो 15 लाख के आसपास जो भी कैंडिडेट होते हैं वो फॉर्म। देखिए, हमें पता है कि नीट में हमेशा जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख के आसपास होते हैं। तो जनरली हमें क्या करना है कि हमें उसमें से एक ही सीट लेनी है। उस तरीके से हमें सोच के आगे बढ़ना होगा, और विद द कौन से हमें अपनी जो भी चीज़ है उसे चलानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आती है कम्पीट विद इंटेलिजेंस। कई ऐसे स्टूडेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे कि जो स्टूडेंट कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, या फिर बहुत अच्छी जो भी एकेडमी है, कोचिंग है, वहाँ से आ रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा जो भी मटेरियल है वो है, तो उसके साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, जो भी एक टफ चीज़ है। मैं ऐसा नहीं मानता कि आप नहीं कर सकते, पर टफ है। और लैंग्वेज बैरियर हमें पता है कि 14 लैंग्वेज ही है, 14 लैंग्वेज ही है यहाँ पर अगर हम बात करें तो, ठीक है। जो भी नेट ने भी कहा है कि, नीट ने भी कहा है कि आपके लिए 14 लैंग्वेज है। जो भी अदर रीजनल लैंग्वेज होगी, जैसे कि हिंदी होगी, गुजराती होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, बंगाली होगी, और उसमें जो फाइनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को ही हम मान्यता देंगे। तो इस तरीके से हमें चलना चाहिए। दूसरी बात आती है एग्ज़ाम मोड की। देखिए, आपका एग्ज़ाम मोड है वो पेपर और पेन में है, ठीक है। यहाँ पे कोई CSIR, नेट, गेट या दूसरे एग्ज़ाम की तरफ कंप्यूटर मोड में नहीं है कि आप गए और डायरेक्ट आपने वहाँ पे कर दिया। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ गई, ठीक है, तो आपने वो बी ऑप्शन आपने चूज़ किया था तो आपने सी कर दिया। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। अगर आपने एक बार OMR में बी सिलेक्ट कर दिया, टिक कर दिया, तो उसके बाद ख़त्म वो चीज़, वहाँ पे सी नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम मोड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम मेथड की नेगेटिव मार्किंग है, अगर राइट हुआ तो +1 है, अगर रॉन्ग हुआ तो -1 है। और टाइम सेंसिटिविटी तो है ही, 180 मिनट है आपके पास, ठीक है। उसमें आपको करने हैं फिजिक्स, उसके आप करने हैं केमिस्ट्री, और उसमें आपको करने हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 360 मार्क्स का 720 मार्क्स में से आधा है। तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी पीवाईक्यू की। थिंक लाइक अ प्रो। आप नॉर्मल नहीं सोच सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप नेशनल लेवल की एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसे क्रैक करना चाहते हैं विथ रैंक, तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास नॉर्मल सोच के आप निकल जाएंगे ऐसा यहाँ पे नहीं है। एबिलिटी टू अटेम्प्ट स्विफ्टली, आपको स्विफ्टली अटेम्प्ट करना पड़ेगा जबकि आप प्रैक्टिस एग्जाम की कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। केमिस्ट्री से फिजिक्स, फिजिक्स से बायोलॉजी, जो भी एक कई बार फ्रस्ट्रेट चीज़ हो जाती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कई जो भी सब्जेक्ट है उनका नेचर अलग है, ठीक है। फिर आपको स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपने
टॉपिक प्रिपेयर किया हो उस टॉपिक से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए जो शायद आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हुए हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा टेंशन में आ जाओ, आप थोड़ा डिप्रेस हो जाओ, पर आपको वहाँ पर भी अपने आप को संभालना पड़ेगा और एक मेंटल जो भी थिकनेस है वो आपको रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कंटिन्यूसली इम्प्रूव और टेक ऑन फीडबैक। देखिए, आपको फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस जो भी एग्ज़ाम का मैंने PYQ सोल्व किया पेपर, उसमें मुझे 720 में से 600 आए, तो दूसरी बार जब मैंने ली तो तब मुझे 600 से ज़्यादा आए या कम आए। अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, किस पोर्शन में मेरी गलती हुई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, और उस पोर्शन में भी किस यूनिट में या किस टॉपिक पे मैं वीक हूँ या किस में मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है। तो वो आपको सोच के अपने आप को फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके लिए कोई करने नहीं आएगा, ये आपको ही समझ के करना होगा। ठीक है, उसकी बात की बात आते हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटजी। देखिए, अगर आपने कहीं भी 150 लिया है और यहाँ पर अगर आपको 650 प्लस जाना है तो आपको बायोलॉजी में 300 प्लस जाना ही पड़ेगा। और इस बार मैं वही स्ट्रेटजी के साथ इसी विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में आपके लिए क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, हेल्दी कंपटीशन आपको रखनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है कि अगर आपके एक फ्रेंड ग्रुप है तो कोई टॉपिक या पर्टिकुलर कोई जो भी चीज़ है वो किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी का वीकनेस हो सकता है, तो आप एक दूसरे को हेल्प कीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए आपके पास कोई ट्रिक हो, आपके पास कोई न्यूमेरिक्स हो, तो उसे शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे आप एक दूसरे की हेल्प कर पाए और आपको मैक्सिमम कंटेंट या फिर मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। दूसरी बात होती है रिवीजन और रिकॉल। रिवीजन और रिकॉल में डिफरेंस है। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है कि जो आप नॉर्मली रिवाइज कर, रिकॉल का मतलब ये है कि जो आप याद कर, याद का मतलब आप वो चीज़ कर रहे हो कि हाँ अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें इस तरीके से चीज़ थी, इतने एंजाइम थे, इतने ATP और या NADPH की ज़रूरत थी। अगर आप हार्ट की बात करें या ब्लड की बात करें तो आपको पता है कि ब्लड में भाई RBC है, RBC में हीमोग्लोबिन है, तो वो किस तरीके से जो भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है हीमोग्लोबिन वाया ब्लड। फिर आपको पता होगा कि भाई बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT, उसका किस तरीके से हम यूज़ करेंगे क्रॉप में या किसी और जगह पे। फिर हमें पता है कि जो डिजीज़ अलग अलग हो रही है, जो इम्यून सिस्टम है, उसे हम किस तरीके से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो जो आप रिकॉल कर रहे हो, जो आपको विजुअली आपको दिख रहा है, वो चीज़ ही आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। तो रिकॉल करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी चीज़ है, फिर से मैं कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अगर आपका टाइम में आपके पास कितना भी आपके पास कंटेंट अच्छा हो, कितना भी आपके पास नॉलेज अच्छा हो, कितने भी अगर आपने PYQs लगाए हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट आपने एग्ज़ाम में नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर आपको वही ना वही आपका रिजल्ट बिगड़ने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। देखिए, मैं इसी चैनल में विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में जो भी रिवीजन क्लासेस है वो रिवीजन क्लासेस में आपके लिए लेके आने वाला हूँ अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, और दूसरी PYQ ही सॉल्व करवाऊंगा मैं, किसी भी तरह के मॉक टेस्ट या मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये सभी एग्ज़ाम्स नेट गेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की है। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है इन सभी एग्ज़ाम को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हमको बायोलॉजी में किस टॉपिक में डेप्थ में जाना है, किस में डेप्थ में नहीं जाना है, किसको हम किस तरीके से चला सकते हैं, वो मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, तो आई वेरी वेल नो। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए कि मेरे पास वो सफिशिएंट नॉलेज और सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूं। और मेरे नाम पे 2 रिसर्च पेपर भी है जो कि पब्लिश्ड है इन द इंटरनेशनल जर्नल। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके पास कोई भी हवाबाजी कर रहा हूँ, आपके पास बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, नहीं। आई एम सफिशिएंट नॉलेजेबल पर्सन टू टीच यू इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, मैं आपकी कोई भी बायोलॉजी में आपको एग्जाम कर सकता हूँ। 11th 12th बायोलॉजी हो गई, आपकी नीट हो गई। इन द फ्यूचर अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ले रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप CSIR नेट गेट ASRB नेट कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हो। और इन द फ्यूचर में यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल का नेम है विजुअल नेक्सस, उसका मतलब भी यही है कि विजुअल का मतलब है विजुअलाइजेशन। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको रिकॉल में बताया। तो हम विजुअलाइज करेंगे
और इन द फ्यूचर में एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा, और वो भी आपके नीट की एग्ज़ाम से पहले, यही इसी चैनल पे। और मैंने जो भी ये जब मैं जो आपके क्लासेस लेने वाला हूँ रिवीजन क्लासेस, उस रिवीजन क्लासेस की जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पे बायो में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, विजियो नेक्सस बायोलॉजी। तो वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसी यूट्यूब चैनल में मैं आपको क्विज़ भी देते रहूँगा, इस टेलीग्राम चैनल में आपको क्विज़ भी देते रहूँगा, तो आपकी वहाँ पर प्रैक्टिस होगी। मैं आपकी जो रिवीजन क्लासेस रहेगी, जो कंटेंट मेरे पास रहेगा सभी टॉपिक्स के लिए, वो मैं आपको पीडीएफ इसमें प्रोवाइड करेगा विथ एनोटेशन एंड विथआउट एनोटेशन, दोनों तरह की आपकी पीडीएफ मिलेगी। आपको पीवाईक्यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो मैं सोल्व कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेस लूँगा, उसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो उस तरीके से मैं आपके कॉन्सेप्ट डील करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इन द नीट बायोलॉजी की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको 300 प्लस आएंगे, ठीक है। और मैं नॉर्मली हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये लिख के देता हूं। आप मुझे सिर्फ देखिए, आप सिर्फ मुझे डेली के 2 घंटे दीजिए, जो जिसमें मैं आपको रिवीजन क्लासेस और पीवाईक्यू सॉल्विंग करवाऊंगा। उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है और आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स और परसेंटेज कवर कर देता है, तो उसके 18 to 20% आता है। बायोटेक्नोलॉजी में 10 to 12% आता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 12 to 15% आता है। तो ये 4 यूनिट ही आपको टोटल 60% सिलेबस कवर करके दे रही है। सिलेबस इन द सेंस कि जो आपका नीट में जो पेपर है, उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें उस 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, उस 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 60% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर 60% क्वेश्चन ये 4 यूनिट कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनेटिक्स आपका बेस है, जिनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी, वो बेस आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी तरह। अगर आप किसी भी फील्ड में बायोलॉजी में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको वो बेस चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए क्योंकि अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही बात होगी। अगर आप वहाँ पे उन किसी टॉपिक में अगर आप वीक है तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होगी बायोटेक्नोलॉजी, कि आज के जो भी चल रहा है वर्ल्ड, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं, दूसरी अंदर जो भी टेक्निक्स हम डिस्कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी पूछी जाएगी, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी प्रोसेसेस। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट तो हम सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी होगी, कंजर्वेशन सभी के लिए। उससे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो उसमें है सेल स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड फिर प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। इन 8 यूनिट के अलावा के जो सभी यूनिट है वो सभी लो वेटेज यूनिट है। अगर आप इस 8 यूनिट को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके तकरीबन में मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 280 प्लस तो आप मार्क्स ले ही लोगे आउट ऑफ द 360 जो भी बायोलॉजी का है, अगर आपने अच्छे से किया है। और अगर दूसरी यूनिट भी आप थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो तो आप आराम से 300 प्लस या फिर 320 प्लस तो आप लेके ही रहोगे। और दूसरी, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपका ओवरऑल 600 प्लस आ जाएगा आउट ऑफ 720 इन द बायोलॉजी। और दूसरी भी मैं एक एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहता हूँ, चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स द एग्जाम। माइंडसेट बदलाइए, जो मैंने आपको बताया कि आप ऑर्थो देखिए, चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स एग्जाम मीन्स कि जो आपको ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से मैंने आपके पास बात की, आपको पीवाईक्यू सोल्व करने है, आपको मॉक टेस्ट नहीं लेनी है। और दूसरी और चेंज योर विजन। देखिए, आपको सबसे अलग होकर करना है। सब बोलेंगे ये करो वो करो, सब कुछ नहीं करना है। आप अपने विजन को बनाए रखिए और जो फंडामेंटल और कोर टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया वेटेज के वाइज, उसमें आप फोकस कीजिए, बाकी आपका हो जाएगा। आपको क्या एक्चुअली में चाहिए? आपको चाहिए नीट का सिलेबस फॉलो कीजिए, पीवाईक्यू फॉलो कीजिए, कोर टॉपिक्स को कीजिए, वो आपका एक्चुअली नीट से। और टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक अप्रोच और बिल्ड द ट्रस्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तभी आप चल पाएंगे, ठीक है। और दूसरी, हम सबको पता है कि जो एम्स हम सब जानते हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उन सब में जाना, नीट क्लियर करके या फिर क्रैक करके एम्स में एडमिशन लेना, वो सबका ड्रीम होता है। तो मैं यहाँ पे उसी के साथ एक वेब जो भी सीरीज़ है आपकी, उसको शुरू करने वाला हूँ, जिसे हम कहेंगे एम्स एक्सप्रेस, ठीक है।
ये एक एम्स एक्सप्रेस ऐसी है कि अगर आप इसमें एक बार बैठ गए और डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई की मेरे साथ रेगुलरली, जो भी मैं आपके लेक्चर्स लेने वाला हूँ, जो भी मैं आपके PYQ के लेक्चर्स लेने वाला हूँ, तो आप दावे से 300 प्लस बायोलॉजी में ले लेंगे। और अगर एक बार आपने बायोलॉजी में 300 प्लस अचीव कर लिए और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान दिया तो आप गारंटी के साथ एम्स में आपको एडमिशन मिलेगा। वो एम्स की कोई भी फिर इंस्टीट्यूट हो, किसी भी जगह में हो, ठीक है, एम्स दिल्ली हो, एम्स दूसरी जगह कहीं पे भी हो, पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको दूसरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं एक दो पोल जनरेट करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से कौन से वीडियोस चाहिए, क्या आपको लाइव लेक्चर वीडियोस चाहिए, क्या आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए। तो उसमें आप प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस तरीके से वीडियो, किस तरीके की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उस वो आपको पसंद है। दूसरी चीज़, मैं आपको क्विज़ेस भी वहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा कि तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम चलते हैं, और मैं आपको जो भी ये मेरी ईमेल है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और दूसरी जो मैं आपको दे देता हूँ एक चीज़ है, ये टेलीग्राम चैनल है विजियो नेक्सस बायोलॉजी। हालांकि मैं आपको बायो में उसका लिंक दे दूँगा, पर फिर भी अगर आपको ना मिले तो विजियो नेक्सस बायोलॉजी है, जहाँ पे आपको क्विज़ मिलेगी, आपको कंटेंट के PDF मिलेगी, ठीक है। तो इसके साथ मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ। और आप भी मेरे साथ चल के इस एम्स एक्सप्रेस में बैठ के आप भी कहीं ना कहीं तो एम्स दिल्ली पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन मी, एंड लेट्स द स्टार्ट दिस जर्नी विद द विजियो नेक्सस बायोलॉजी, एक्सप्लोर द अनसीन।